नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं ये ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड ये रहने वाली है। जितने भी अभ्यर्थी पीजीटी टीजीटी की जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वाली वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला से आपके निश्चित रूप से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? आकार कहलाती है, रूप कहलाई जाती है, रेखा कहलाई जाती है, बनावट। तो आपको बता दो, दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष का सही क्रम है? आपको यहाँ पर दिए हुए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा इंद्रधनुष में जो रंगों की जो क्रम होता है वो दर्शाया हुआ है, तो इसमें से कौन सा है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये दिया हुआ है। तो इसका जो पहला आंसर है क, वो इसका क्या है? सही है, VIBGYOR। इसको याद रख लीजिए, ये ही आपके सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन। तीव्रता, टिन और हाहू किसके भाग हैं? तो ये आपको बताना है किसके भाग हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो रूप, बनावट, कागज या रंग, तो ये टिन है, तीव्रता होती है, टिन होती है, हाउ। ये देखिए, ये सभी जो भाग हैं वो आपके रंग के भाग हैं। देखिए, रंग में ही तीव्रता होती है, टिन होता है, हाउ, ये चीजें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलने वाली रेखा क्या कहलाई जाती है? क्रॉस रेखाएं कहलाई जाती हैं, खड़ी रेखाएं कहलाई जाती हैं, रेडियल कह जाती है, या क्षैतिज रेखाएं कहा जाता है। तो इसका जो सही क्वेश्चन है रेडियल ये कहा जाता है। गौ इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, बनावट को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखिए किस प्रकार से बनावट को परिभाषित किया जाता है, आपके सामने दी हुई हैं 4 ऑप्शन दिए हुए। सतह की विशेषता को कहा जाता है बनावट, या फिर सतह की लंबाई और चौड़ाई को कहा जाता है, या विभिन्न आकारों का उपयोग के लिए कहा जाता है, या सतह की गहराई को कहा जाता है। तो आपको बता दूं, ये सतह की विशेषता को प्रदर्शित करता है कौन? बनावट। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये किसी रंग के हल्केपन या गहरेपन की मात्रा डैश डैश होती है, ये आपको बतानी है। तो क्या होती है? वैलेंस होती है, तान होती है, बनावट होती है, आकार होती है। देखिए, तान ही क्या होती है? किसी भी रंग के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक इसे कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है कि पेंटिंग के स्थान पर कागज के विभिन्न टुकड़ों को चिपकाकर जो चित्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या होता है जब हम पेंटिंग बनाते हैं, तो पेंटिंग बनाने के स्थान पर जब हम विभिन्न जो कागज के टुकड़ों को जब हम चिपका देते हैं चित्र को बनाते समय, तो वो क्या कहलाया जाता है? बाटिक कहलाया जाता है, या कोलाज कहा जाता है, या छापा कहा जाता है, भित्ति चित्र। तो देखिए, कागजों की कतरन से मिलाकर जो चीज़ बनती है उसे कोलाज ये कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका कर जो चित्र बनाया जाता है उसे हम कोलाज करते हैं। देखिए, आप अगर इसका उदाहरण ऐसे भी समझ सकते हो। कोलाज क्या होता है? जैसे कि आपने अपने जो फोटो हैं, छोटे छोटे भागों की जो फोटो है, मान लीजिए छोटी छोटी फोटो को खींचकर आपने एक दीवार पर या एक सतह पर चिपकाया, तो वो आपका एक कोलाज बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आप किसी फोटोग्राफर के पास जाते हो, उससे कहते हो यार मेरा एक कोलाज बना दीजिए मेरे फोटोओं का। तो वो क्या करते हैं? आपकी जितनी भी सारी फोटो हैं, जो आपकी अच्छी अच्छी फोटो हैं, उन फोटो का एक कोलाज बनाता है। एक ही पेंटिंग में वो सारे चीज़ों को ले आता है। ठीक है, उसे कोलाज कहा जाता है। अब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? देखिए, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो किस चीज़ का द्योतक होती है, वो क्या चीज़ें व्यक्त करती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, संचलन, शांति या ऊपर की ओर चलन, या बेचैनी। तो आपको बता दूं, ये आपकी जो करती हैं क्षैतिज रेखाएं हमेशा शांत या शांति को व्यक्त करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखते पा रहे होंगे। रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? आपने ओसवाट का इस प्रकार से वृत्त देखा होगा। ठीक है, आपने ये करके देखा होगा। तो इसमें जो एक दूसरे के सामने जो रंग होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये है रंग, तो इन दोनों के बीच के विपरीत रंगों को क्या कहते हैं? एक दूसरे का पूरक कहा जाता है, मोनोक्रोम कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहते हैं, माध्यमिक कहते हैं, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के सामने जो रंग होते हैं उसे एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि रूप भेद का अर्थ है, रूप भेद का अर्थ क्या है? माप और रचना की सटीकता, रूप की अभिव्यक्ति का ज्ञान, भावनाओं और रूप की अभिव्यक्ति, या गर्म और ठंडे रंग। ठीक है, ये होता है रूप की अभिव्यक्ति का ज्ञान, इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वे रंग कौन से हैं जो गर्म प्रभाव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वे कौन से रंग हैं जो गर्म रंग प्रभाव उत्पन्न करते हैं? देखिए लाल, पीला, नीला, हरा, या नीला बैगनी, या लाल हरा। तो इसमें जो भाव उत्पन्न करते हैं गर्म रंग का, तो वो आपके लाल और पीला रंग क्या होता है? गर्मी ये प्रदान करती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है? डैश डैश एक पतले और आसानी से फाड़े जाने वाले कागज से बना होता है और इसका उपयोग उन क्षेत्रों को छिपाने के लिए किया जाता है जिन्हें जल रंग के बिना रंग छोड़ने की आवश्यकता होती है। ये आपको बताना है। मार्किंग टेप या ब्राउन टेप कहते हैं, या स्क्वायर टेप कहते हैं, या वासी टेप। तो आपको बता रहे मार्किंग टेप से हम वो स्थान को छोड़ देते हैं। आप अगर मान लीजिए कोई ये पेंटिंग बना रहे तो पेंटिंग का ओने कोने छोड़ने के लिए आप क्या करते हो? ये मार्किंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि एक नियमित ए आकार का जो चित्रफलक, ड्राइंग बोर्ड या एक कैनवास को सहारा देने के लिए कितना सीधा कोण ये रखा जाता है? ठीक है, 30 डिग्री का, या 20 डिग्री का, या 10 डिग्री का, या फिर कहें आपके 40 डिग्री का। तो आपको बता दूं 20 डिग्री के कोण पर A4 का जो फलक होता है, ड्राइंग बोर्ड या कहें कैनवास के सहारा देने के लिए इतना वो कोण बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सूखे या मुलायम पेस्टल आर्टिक और कला के छात्रों के बीच लोकप्रिय क्यों है? ठीक है, पेस्टल आर्टिस्ट और कला के छात्रों के बीच क्यों ये लोकप्रिय है? क्योंकि कौ है वे उज्ज्वल और उपयोगी में आसान होता है, वे धूल नहीं करते, या फिर वे अपने दम पर लंबे समय तक टिके रहते हैं, या उन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बता दूं वे उज्ज्वल और उपयोग में आसानी ये होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कि कलर वॉश बनाने के लिए सबसे अच्छा और प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ये पोस्टर रंग है, या तेल रंग है, जल रंग है, पेस्टल रंग है। तो आपको बता दूं ये सबसे अच्छा जो पोस्टर कलर वॉश बनाने में जो सबसे अच्छा माध्यम होता है, तो वो आपका क्या है? आपका जल रंग उसको कहा जाता है। ठीक है, आप पारदर्शिता बनाए रखते हुए परत बनाने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? देखिए पारदर्शिता बनाए रखते हुए परतें बनाने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है, ये आपको बताना है। पोस्टल रंग है, ये तेल रंग है, जल रंग है, पेस्टल रंग है। तो आपको बता दूं ये जल रंग होता है। ठीक है, जिसमें आप पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम होता है हमारा, वो जल रंग होता है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन सा जल आधारित माध्यम नहीं है? पोस्टर रंग है, या वाटर कलर पेंसिल है, या जल रंग है, या पेस्टल रंग है। तो इसका जो जिसमें हम पानी का यूज बिल्कुल नहीं करते वो पेस्टल कलर होता है, जिसे हम मोम कलर भी कहते हैं। ठीक है, बच्चों के पास आपने देखा होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि रंगों के संबंध में पारदर्शी और अपारदर्शी शब्दों का क्या महत्व है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शनों में से मैं सीधा ऑप्शन बता देता हूँ। देखिए इसका जो महत्व होता है, कागज की सतह पारदर्शी पेंट में दिखाई देते हैं, जबकि अपारदर्शी रंग सीधे प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, परावर्तित करके उसे भेज देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक रंगों या एक ही रंग के सेट को धीरे धीरे मिलाने के क्रमानुक्रम प्रदर्शित होता है, वह डैडस कहलाता है। क्या कहलाया जाता है? स्ट्रिपलिंग, या मिश्रण, या रेखा छाया, या फिर डूडिल ये कहा जाता है। तो इसको क्या कहता है? आपके सम्मिश्रण इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये कह रहा है कि नटराज की मूर्ति किसके शासनकाल या फिर वंश ने ये बनाई थी? यहाँ पर वाकाटक शासक दिए हैं, या मौर्य, या राजपूत, या चोल। तो आपको बता दूं जो चोल जो शासक थे उन्होंने ही नटराज की मूर्ति ये बनाई। और नटराज मूर्ति
कला नटराज मूर्ति कला में शिव की छाती के आगे बाईं भुजा का हाथ नीचे की ओर डेडेस को इंगित करता है और ऊपर उठे हुए हाथ बाएं पैर की ओर करता है। तो यह गज हस्त मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा, या अभय मुद्रा, या प्राण मुद्रा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये गज हस्त मुद्रा को दर्शाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये कह रहा है कि शिव का दाहिना पैर बौने अस्परामक की एक मुद्रा झुकी हुई आकृति को रौंदता है, जो प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? अज्ञानता का, धार्मिकता का, दासता का, अराजकता का, तो ये किस चीज़ का? अज्ञानता का, इसको बोध ये कराता है। ठीक है, अब देखिए शिव का दाहिना हाथ आगे का हाथ डैश में उठा हुआ है, जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। तो ये आपको बताना है किस में, ये है आपका अभय मुद्रा में ये उठा हुआ है। ठीक है, सीधे बता देता हूँ। देखिए इसमें शिव के दाहिने हाथ पिछले हाथ में डैश वह नित्य की थाप रखते हैं। तो किस में रखते हैं नित्य की थाप? सितार में, घंटी में, मंजीरा में या डमरू में। तो आपको बताओगे बेशक शिव का क्या होता है? डमरू होता है। शिव के हाथ, पैर और बालों के चारों ओर डैश के प्रति चिन्ह सांप दिखाई देता है। अज्ञान, अहंकार, गुलामी या अराजकता, ये अहंकार को दर्शाता है। ठीक है, अब बालों में डैश देवी की एक छोटी छवि शिव के बालों के माध्यम से स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरने का प्रतीक है। गंगा, यमुना और सरस्वती, आप सभी को पता है कि गंगा। उसका तीसरा नेत्र उसके डैश का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसका आत्मज्ञान का क्या होता है? प्रतीक वो होता है। ठीक है, अब देखिए नटराज की जो मूर्ति है डैश चौकी पर विराजमान है, जो ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। कमल, घंटी या बैल या उल्टी घंटी, तो ये कहें तो ये कमल है। ठीक है, एलोरा में निम्नलिखित में से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? तो ये आपको बताना है। गुफा नंबर 16, 1, 20 या 6। तो ये 16 नंबर पे आप क्या है? कैलाश मंदिर है। ठीक है, अब देखिए अंतिम प्रश्न आपके सामने, एलोरा के कैलाश मंदिर को किस राजवंश के अंतर्गत ये तराशा गया? तो आपको या वाकाटक, मौर्य, राजपूत या फिर चोल। तो वाकाटक राजपूत शासकों द्वारा इसे उकेरा गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय